दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता को करिकुलर पेपर के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न जो होने वाला है 50 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या रिकवरी पोजीशन हमेशा सुरक्षित रहती है? पहला है हाँ हमेशा या हमेशा सुरक्षित रहती है। दूसरा नहीं, अगर व्यक्ति को चोट है तो इसे बदलना होगा। तीसरा है यह तब तक सुरक्षित रहती है जब तक व्यक्ति श्वास ले रहा हो। चौथा है या केवल कुछ विशेष मामलों में सुरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तब सुरक्षित रहती है जब व्यक्ति श्वास ले रहा हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक चिकित्सा में टॉप टू टो असेसमेंट का क्या मतलब है? केवल शरीर के ऊपरी हिस्से की जांच करना, शरीर के सभी हिस्सों को पूर्ण मूल्यांकन करना। तीसरा है केवल पैर और सिर की जांच करना। चौथा है सिर्फ घायल हिस्सों की जांच करना। तो इसका सही आंसर है शरीर के सभी हिस्सों का पूर्ण मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मूल्यांकन क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? श्वास की जाँच करना चाहिए, नब्ज की जांच करना चाहिए, घावों को चेक करना चाहिए, व्यक्ति के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखना, व्यक्ति की चेहरे पर प्रतिक्रिया देखना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा व्यक्ति के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मूल्यांकन में नब्ज की जांच कब की जाती है? जब व्यक्ति जागृत और सहायक हो। दूसरा है जब व्यक्ति की हालत गंभीर हो। तीसरा है जब श्वसन बंद हो जाए। तीसरा है जब रक्तस्राव हो। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, जब व्यक्ति की हालत गंभीर हो तब प्रारंभिक मूल्यांकन में नब्ज की जांच की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान आपको किस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए? सिर की स्थिति पर, शरीर के का तापमान या श्वसन और नब्ज की स्थिरता। चौथा है व्यक्ति की आँखों का आकार। तो इसका सही आंसर है श्वसन और नब्ज की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति को गंभीर चोट लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए? घाव को तुरंत बंद करना चाहिए, नब्ज की जांच करना चाहिए, घाव को साफ करना चाहिए या फिर तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मूल्यांकन में श्वसन मार्ग की स्थिति को कैसे जांचते हैं? सिर को झुकाकर, व्यक्ति को हिलाकर, नब्ज को महसूस करके या मुंह से हवा देकर। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, सिर को झुका करके। ठीक, सिर को झुका करके। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मूल्यांकन क्या है? प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय किसी दुर्घटना स्थल पर पहले क्या किया जाता है? व्यक्ति की मदद करना, स्थिति का मूल्यांकन करना, घावों को साफ करना, घबराना नहीं। तो सबसे पहले जो किया जाता है स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद ही कोई क्रिया होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि श्वसन मार्ग को खोलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा का अगला कदम क्या होना चाहिए? व्यक्ति के नब्ज को जांच करना, घावों को साफ करना, रक्तस्राव को रोकना या फिर एम्बुलेंस को कॉल करना। तो इसका सही आंसर है व्यक्ति के नब्ज की जांच करना चाहिए। ठीक, व्यक्ति के नब्ज की जांच करना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? घाव को दबाकर रखना, रक्त को साफ करना, घाव के ऊपर बर्फ लगाना, पट्टी और बैंडेज का इस्तेमाल करना। तो इसका सही आंसर है पट्टी और बैंडेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है, प्रारंभिक मूल्यांकन में चोटों का पता चलने पर क्या करना चाहिए? सभी चोटों को तुरंत ठीक करना, डॉक्टर के आने तक की स्थिति को स्थिर करना, घायल व्यक्ति को अकेला छोड़ देना या व्यक्ति को पानी देना। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर के आने तक स्थिति को स्थिर करना। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाथ धोने का सबसे अच्छा समय कब है?
खाने से पहले और बाद में, बाहर आने के बाद में, शौचालय के बाद में, या उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। खाने से पहले और बाद में, बाहर से आने के बाद, शौचालय के बाद हाथ को धोने का सबसे अच्छे समय होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाथ धोने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सिर्फ पानी से धोना, साबुन और पानी से धोना, सिर्फ अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से धोना, चौथा है साबुन से सूखा हाथ रगड़ना। तो इसका सही आंसर है साबुन और पानी से हाथ धोना, ये सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शारीरिक चिकित्सा में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? यह संक्रमण को रोकता है, या रक्त संचार को बढ़ाता है, या श्वास की गुणवत्ता को सुधारता है, या शारीरिक ताकत बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है या संक्रमण को रोकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, या संक्रमण को रोकता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या शामिल होना चाहिए? केवल पट्टी, केवल दवाइयाँ, बैंडेज, एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजर, केवल बर्फ। तो इसका सही आंसर है बैंडेज, एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजर, ये सब शामिल होने चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम होना चाहिए? बर्फ पैक होना चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, टेलीविज़न रिमोट, या फिर बैंडेज? तो बैंडेज होना चाहिए। ठीक, एक प्राथमिक चिकित्सा किट में बैंडेज का होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न जो है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सा एंटीसेप्टिक होना चाहिए? आयोडीन टिंचर, एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर सभी? तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सा एंटीसेप्टिक होना चाहिए? ये सभी एंटीसेप्टिक होने चाहिए। आयोडीन टिंचर होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब एंटीसेप्टिक होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कि प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी चीज़ दर्द कम करने के लिए होनी चाहिए? सर्जिकल टेप, दर्द निवारक दवाइयाँ, बैंडेज, या कोई नहीं? तो इसका सही है दर्द निवारक दवाइयाँ होनी चाहिए। ठीक, प्राथमिक किट में। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बैंडेज, एंटीबायोटिक क्रीम, या कागज़ और पेन? तो इसका सही आंसर है कागज़ और पेन। प्राथमिक चिकित्सा किट में कागज़ और पेन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या सबसे ज़रूरी आइटम है? बर्फ पैक, ग्लूकोज, बैंडेज और पट्टी, चॉकलेट? तो देखिए बैंडेज और पट्टी प्राथमिक चिकित्सा किट में सबसे ज़रूरी आइटम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है प्राथमिक चिकित्सा किट को कितनी बार चेक और रिफ़िल करना चाहिए? साल में एक बार, हर 6 महीने पर, हर तीसरे महीने पर, कभी नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा को हर 6 महीने पर रिफ़िल करना चाहिए, चेक और रिफ़िल करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किस लिए होता है? घावों को साफ करने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, श्वसन मार्ग को साफ करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए? तो इसका सही आंसर है घावों को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या प्राथमिक दवाइयाँ होनी चाहिए? दर्द निवारक जैसे पैरासीटामोल, एस्पाइरिन, ठीक, बैंडेज, एंटीबायोटिक क्रीम, उपयुक्त सभी? तो प्राथमिक चिकित्सा किट में प्राथमिक दवाइयाँ होनी चाहिए, ये सभी दवाइयाँ होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में किस प्रकार के दस्ताने होने चाहिए? लैक्टेस दस्ताने, नायलॉन दस्ताने, रेशमी दस्ताने, कपड़े के दस्ताने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टेस दस्ताने होने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह प्राथमिक चिकित्सा किट में किस प्रकार के बैंडेज होने चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा किट में किस प्रकार के बैंडेज होने चाहिए? पट्टी बैंडेज, गेज बैंडेज, लचीला बैंडेज, या फिर उपयुक्त सभी? तो प्राथमिक चिकित्सा किट में ये सभी प्रकार के बैंडेज होने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या होना चाहिए ताकि किसी भी घाव को साफ किया जा सके? एंटीसेप्टिक वाइप्स, आयोडीन और रुई, बर्फ, या केवल पानी? तो इसका सही आंसर है आयोडीन और रुई
होने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है, प्राथमिक चिकित्सा किट में चोट की स्थिति में इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है, बर्फ़ पैक है, टांगे हैं या सीरीज है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, बर्फ़ पैक, बर्फ़ पैक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या किसी एलर्जी के लिए दवा होनी चाहिए? एंटी हिस्टामिन, दर्द निवारक, बर्फ पैक, केवल बैंडेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटी हिस्टामिन होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में घावों को बर्फ से ठंडा करने के लिए क्या होना चाहिए? बर्फ पैक, फ्रीजी ड्रिंक, गीला तौलिया या फिर प्लास्टिक पैक? तो इसका सही आंसर है बर्फ पैक होना चाहिए। ठीक, बर्फ पैक। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा, क्या प्राथमिक चिकित्सा किट में अगर किसी को एनीफिनोलेक्टिक शॉक हो तो क्या होना चाहिए? एपिनेफ्रीज, आटोपिन या ग्लूकोज, बैंडेज, वाटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन, आटोपिन होना चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को कहाँ रखना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा किट जो होता है उसको कहाँ रखना चाहिए? हर घर में रखना चाहिए, गाड़ी में रखना चाहिए, ऑफिस में रखना चाहिए, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। उसको हर घर में होना चाहिए, गाड़ी में होना चाहिए, ऑफिस में होनी चाहिए, हर जगह जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा किट का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ धोने से पहले, क्या है, हाथ धोने से पहले सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए? हाथ को गीला करना, साबुन लगाना, गर्म पानी का उपयोग करना या हाथ को सुखाना? तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, हाथों को गीला करना। हाथ धोने से पहले हाथों को गीला करना पहला कदम होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है कि हाथ धोने के दौरान कितनी देर तक साबुन से हाथ रगड़ने की आवश्यकता है? 2 से 3 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट? तो इसका सही आंसर है 20 से 30 सेकंड साबुन से हाथ को रगड़ने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि हाथ धोने के बाद हाथों को किससे सुखाना चाहिए? कपड़े से, टिश्यू पेपर से, हवा से या फिर ए बी दोनों से? इसका सही आंसर है ए बी दोनों से, अर्थात कपड़े से और टिश्यू पेपर से आपको सुखाना चाहिए अपने हाथ को हाथ धोने के बाद। अगला प्रश्न है कि यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो किसका उपयोग किया जा सकता है? हाथों को धोने के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का, पानी का, केवल रुई का, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हाथों को धोने के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोया जा सकता है यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हो तो। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से स्थानों पर हाथों को धोना सबसे ज़रूरी है? शौचालय के बाद, खाना खाने से पहले और बाद में, खांसने या छींकने के बाद, उपयुक्त सभी? तो सभी स्थितियों में आपको हाथ धोना जरूरी होता है स्वच्छता के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ धोने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? सब जगह धोना, साबुन का उपयोग करना, हाथों को सुखाना, हाथों को गीला करना? तो इसका सही आंसर है सब जगह धोना। ठीक, सब जगह धोना। अगला प्रश्न है कि हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग कब किया जाता है? यदि साबुन उपलब्ध नहीं हो, यदि हाथ पूरी तरह से सूखे नहीं हो, अगर पानी उपलब्ध नहीं हो, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग जो होता है यदि साबुन उपलब्ध नहीं होता तो करना चाहिए, यदि हाथ पूरी तरह से सूखे नहीं हो तब करना चाहिए, अगर आप पानी उपलब्ध ना हो आपको तो हाथ सैनिटाइजर से साफ़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है, अगर किसी ने खांसते वक्त मुंह को ढक लिया हो तो क्या करना चाहिए? हाथ धोने से पहले कुछ ना करें, साबुन और पानी से हाथ धोएं, केवल पानी से हाथ धोएं, किसी भी प्रकार का सैनिटाइजर उपयोग करें? तो इसका सही आंसर है साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगला प्रश्न है कि अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को कौन सी विशेष स्वच्छता प्रैक्टिस करनी चाहिए?
बार बार हाथ धोना, हमेशा मास्क पहनना, दस्ताने का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बार बार हाथ धोना चाहिए, हमेशा मास्क पहने रहना चाहिए, दस्ताने का उपयोग करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ धोने के बाद हाथों को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हवा से, कपड़े से, टिश्यू पेपर से, गर्म हवा से। इसका सही आंसर है टिश्यू पेपर से। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत में प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित किस कानून के तहत हेल्थ केयर सुविधाएं दी जाती हैं? इंडियन फिनाल कोड आईपीसी के तहत, या फिर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, या द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्ट के तहत, या द ड्रग एंड कमिटेस एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्ट के तहत ये सब प्राथमिक उपचार की सुविधाएं कानूनी रूप से दी जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, जब आप किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो आपको कौन सा कानूनी जोखिम हो सकता है? आपको किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, आपके केवल अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कोई कानूनी जोखिम नहीं होगी, केवल अन्य लोगों से शिकायत मिल जा सकती है, कोई कानूनी जोखिम नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है आपको किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं और उसे अधिक चोट पहुंचती है तो इसका कानूनी परिणाम क्या हो सकता है? किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको केवल सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी जा सकती है, आप आरोपित हो सकता है अपने लापरवाही से चिकित्सा प्रदान की, इसे चिकित्सीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। इसका सही आंसर है यह आरोपित हो सकता है कि आपने लापरवाही से चिकित्सा प्रदान की है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को कौन सा कानूनी अधिकार प्राप्त होता है? किसी व्यक्ति का इलाज करने का अधिकार, केवल स्वस्थ कर्मियों का इलाज करने का अधिकार, किसी चिकित्सा निर्णय लेने का अधिकार, किसी भी मामले में कोई अधिकार नहीं। तो इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति का इलाज करने का अधिकार इनको प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा सहायता देने से इनकार करता है तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना, चिकित्सा देने के लिए सहमति प्राप्त करना, जबरदस्ती इलाज करना, या पुलिस को सूचित करना। इसका सही आंसर है चिकित्सा देने के लिए सहमति प्राप्त करना जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि गुड समैरिटन लॉ के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को कौन से कानूनी लाभ मिलते हैं? उसे चिकित्सा उपचार का अधिकार होता है, उसे किसी भी प्रकार की गलतियां करने पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, उसे अस्पताल में उपचार देने का अधिकार होता है, उसे किसी भी प्रकार के कानूनी जवाबदेही नहीं होती। इसका सही आंसर भी होगा, उसे किसी भी प्रकार की गलतियां करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि इम्प्लाइड कंसेंट का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति से उपचार की सहमति ली जाती है, उपचार देने के लिए किसी व्यक्ति के स्पष्ट शब्दों की सहमति ली जाती है, जब व्यक्ति अचेत हो या स्थिति में प्रतिक्रिया न दे सके तो सहमति मानी जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर सी होगा, जब व्यक्ति अचेत हो या स्थिति में प्रतिक्रिया न कर सके तो सहमति मानी जाती है। ठीक, तो सहमति मानी जाती है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है क्या प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले किसी व्यक्ति से लिखित सहमति प्राप्त करना जरूरी है? हाँ, हमेशा। नहीं, या केवल आपातकालीन स्थिति में आवश्यक है, केवल गंभीर स्थिति में नहीं, या कभी भी आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर होगा बी, नहीं या केवल आपातकालीन स्थिति में आवश्यक होता है। ठीक, आपातकालीन स्थिति में। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है आपातकालीन चिकित्सा के
दौरान प्राथमिक चिकित्सा देने पर आपको कौन सा कानूनी संरक्षण मिल सकता है? पहला कि किसी भी कार्य के लिए कानूनी सुरक्षा नहीं होती। दूसरा है आप कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहते हैं अगर आप जानबूझकर गलत नहीं कर रहे हैं। तीसरा है आपको हमेशा चिकित्सा विभाग द्वारा कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। चौथा है आपको कोर्ट से सुरक्षा मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आप कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहते हैं अगर आप जानबूझकर गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? उसे पूरा अधिकार और जानकारी होनी चाहिए, उसे सही तकनीकी जानकारी का होना चाहिए, उसे हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला है कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन चीज़ों को उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को अगली क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।